साथियों नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे में स्वस्थ होंगे। तो हम फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं और अभी हम लोग पहुँचे हैं सरस्वती घाट, जहाँ पर मेरे पास एक पुस्तक है, आप लोग इधर देख सकते हैं। इलाहाबाद विश्वेश्वरनाथ पांडे जी की है, जो यहीं पर बैठकर कह सकता हूँ कि यहीं पर बैठकर लिखी गई है। और इसके बारे में कुछ पंक्तियाँ पढ़कर सुनाता हूँ। जैसे कमरे में अचानक शांति जम गई, शिरीष की माँ छूटी तो भाभी मिल गई, गांव छूटा तो आरा मिल गया, आरा छूटा तो इलाहाबाद। वही इलाहाबाद पर हम लोग आज पहुँचे और सरस्वती घाट, जिस घाट पर ये पुस्तक लिखी गई, सरस्वती घाट पर, इसमें कई कविताएँ हैं बट लेकिन हम लोग सरस्वती घाट पर जो कविता लिखी गई उसके बारे में आप लोगों को पढ़कर इस वीडियो के माध्यम सुनाते हैं। और सुनिएगा, थोड़ा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम लोग आप लोगों को नई नई वीडियो बनाते रहें और आप लोग को देते रहें। अभी हमारे आतिफ भाई ये शुरुआत करते हैं इस वीडियो में और आप लोग बने रहिए वीडियो को थोड़ा भरपूर आनंद से। चलिए आतिफ पढ़कर बताइए। जहाँ पे ये शूटिंग हो रहा है ये है सरस्वती घाट, चैप्टर भी है सरस्वती घाट। हुआ मैं दो सपनों से तंग आ गई थी और मैंने पहली बार उसे टूटते हुए देखा था। मेरी आत्मा तड़प रही थी कि मैं उसे एक सुंदर सपने में ले जाऊंगा, लेकिन एक दिन गोधूली बेला में उसे विदा करते हुए करीब चीखते हुए कह दिया, तुम मुझे छोड़ दो। मुझे अच्छी तरह याद है वह गोधूली का दर्द। वह जगह बैरहाना कब्रिस्तान की थी, जहाँ हम अपनी साइकिल से चलकर सरस्वती घाट से टहलते हुए आए थे, जहाँ से उसे झूसी जाना था। जिस दिन भी उन्होंने अपने देखे हुए एक दुस्वप्न के बारे में बताया था। गांव से पलायन कर पहुँचे शरारती संस्कारों ने तुम्हें घेर लिया और मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके हाथे अपनी गर्दन काट जाने दो, मुझे जिंदा करना आता है। मैं दुस्वप्नों की उन चीखों को जानता था जिसमें चीखें टूटकर विलीन हो जाती है, लेकिन तुम तक बात पहुँच रही है या मैं देख रहा था। यह सच भी हो सकता है कि मेरी बातें तुम तक पहुँचती या हथियारों के सामने देखकर जिंदा करने जैसी बातों से तुम्हारा यकीन उठ गया था। तुम मुझे बेबस होकर देखती जा रही हो। तुम अपने सामने चमकती तलवारों के बीच जयकारा गूंज रहा है। इस संसार में रहना है तो संस्कारों का सहना है, जबकि मैं एक संतोष से भरता जा रहा हूँ। मैं तुम्हें जिंदा करके हमेशा के लिए इस शहर से दूर लेकर चला जाऊँगा, जहाँ मृत्यु चाहे जैसा भी हो, लेकिन संस्कार हथियारों के हाथे मरने नहीं दूँगा। मतलब यह कि सरस्वती घाट में एक इश्क का मिलने के बाद ऐसा प्रेम हो जाना जिसके चक्कर में गांव से आरा छूट जाना, आरा से फिर इलाहाबाद आना, इलाहाबाद से फिर इलाहाबाद भी छूट जाना। क्या ऐसा इश्क ठीक है? कर लो प्यार सरस्वती घाट आकर। इसी की अगली पंक्ति मैं पढ़ता हूँ। मैं तुम्हारी कटती हुई गर्दन देखता हूँ और संस्कारों का अट्टहास सुनता हूँ। वे एक जयकार के साथ किसी और की गर्दन की तलाश में निकल जाते हैं। मैं तुम्हारा धड़ और सर लिए सरस्वती घाट पहुँचता हूँ। जिस घाट पर हम लोग खड़े हैं वही सरस्वती घाट है, जहाँ यमुना आँखों के सामने संगम में मिल जाती है। इधर सामने यमुना जी हैं जो संगम में हमारे आँखों के सामने मिल जाती हैं। वही इस पुस्तक में दर्शाया गया। मिलने के आखिरी कुछ कदमों के जल से मैं तुम्हें ज़िंदा करता हूँ। अभी तुम्हारी गर्दन का खून साफ़ ही कर रहा हूँ कि वहीं भीड़ गश्त लगाती हुई घाट के इधर उधर से हमारी तरफ बढ़ने लगती है। हाँ, तुम यमुना में छलांग लगाते हुए कहती हो कि भीड़ की तरफ मत देखो, ये मिलने के तो हत्यारे हैं। हम पूरी ताकत से तैरने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से स्टीमरों में बैठे अधिकारी, उनके छर्रे और कीले पर चढ़े सैनिक हम पर गोलियां दागने लगते हैं। तुम डूब जाने की बातें करती हो और हम एक अतल गहराई में जाने लगते हैं। एक दूसरे के हाथों में रहते हुए भी भय और प्रेम का ऐसा संतरास हमसे लिपट रहा था कि यह ख्याल आया कि चाहे हमें जल के नीचे का ही जीवन मिले, पर हम सांस लेना चाहते हैं, एक आज़ाद सांस। तभी मेरी नींद खुल जाती है। यह कैसा दुस्वप्न था। इसे सुनते ही वह उठकर खड़ी हो गई और सरस्वती घाट से बहराना तक मेरी कई कोशिशों के बाद भी वह एक भी शब्द नहीं बोली और कब्रिस्तान के पास जहाँ
मैं उसे रोज़ छोड़ता था, चुपचाप साइकिल पर बैठकर जाने लगी। अभी उसने 2-4 पैडल ही मारा होगा कि मैंने लगभग चीखते हुए कहा कि तुम मुझे छोड़ दो। मुझे याद है उसने एक पैर के सहारे और वो भी अपनी दाहिनी तरफ से इतनी तेज़ी से साइकिल घुमाई थी कि एक पल के लिए मुझे लगा कि यह सर्कस की कोई लड़की है। लगभग मेरी साइकिल में टक्कर मारते हुए उसने साइकिल रोकी और बिना स्टैंड पर खड़ी किए बिना एक शब्द बोले, कहो तो फिर से क्या कहा तुमने, की मुद्रा में खड़ी हो गई, हकलाते हुए। कोई बात जितनी सुधारी जा सकती है मैंने बात सुधारी। मम, मैंने अगर फिर से कोई दुस्वप्न देखा तो तुम मुझे छोड़ देना। उसने साइकिल पर बैठते हुए कहा, यह बात तुम्हें याद रहेगी ना? मैंने कहा, अब देखूंगा ही नहीं कोई दुस्वप्न। आगे इसकी कहानी में क्या होता है? कहती है, उस दिन मैं छोड़ दूंगी तुम्हें, कहते हुए चली गई। मानो अभी से ही वह मुझे छोड़कर जा रही हो। लेकिन अगले दिन वह फिर आई और इस बार हम सरस्वती घाट पर नहीं, बहराना के कब्रिस्तान में बैठे, दुनिया जहां की बातें करते रहे। तब से साल के चारों मौसम बीत गए, लेकिन मुझे कोई दुस्वप्न नहीं आया। यह एक ऐसी खुशी थी जिसका अंत किसी दुख, किसी सजा या किन्हीं दुस्वप्नों के हाथों नहीं हो सकता था। लेकिन वह अक्टूबर की एक झनकती हुई धूप थी। पूरा परिवार घर की पुरानी चीज़ों को साल भर कीड़ों से बचाने के लिए छत पर फैला रहा था। मैं पापा की किताबें फैला रहा था। तभी वाल्मीकि रामायण में से एक पोस्ट कार्ड गिरा। पापा को लिखा हुआ यह मेरा पोस्ट कार्ड है। पोस्ट कार्ड की तारीख देखकर अनुमान लगाता हूँ कि वह मैं 7वीं में पढ़ता था। तब वह लोग गांव में रहते थे और तब से ही घर के लेकर मैं कितना फिक्रमंद रहता था। मैं मुग्ध भाव से खुश हुआ और माँ के दोनों गालों को पकड़कर कहा कि सुनो तो यह चिट्ठी। एक हाथ में चिट्ठी थी और दूसरे हाथ में माँ के गाल। पूरी चिट्ठी पढ़ने तक माँ के गाल को पकड़ते रहा। ऐसे में माँ मुझे जाओ हटो कहते हुए प्यार से धकेल देती है या थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन चिट्ठी खत्म होने तक अपनी सांस से रोकी। और जब चिट्ठी खत्म हुई तो मैंने एक अदद रोब से कहा, मुझसे अच्छी कोई संतान है तुम्हारी? माँ की आंखों में अश्के हंसी महदूद हो रही थी, लेकिन उसके शिकायत करते हुए कहा, इतने ही अच्छे हो तो क्यों नहीं महामृत्युंजय का जाप करवा लेते? तुम्हें बस खड़े होना है, मैं कर लूँगी। मेरी सारी मुग्धता हवा हो रही गई। माँ की ऐसी बातें पर मुझे गुस्सा आया था, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया। मैं अपने कमरे में गया और पोस्ट कार्ड को बार बार पढ़ते हुए सो गया और जब जगा तो यह दुस्वप्न के बीच जगा। फिर से वही दुस्वप्न। यह आया कैसे? दोपहर में मेरे सोने से पहले ऐसा क्या था? लेकिन अभी बस मुझे अपना और उसका कहना याद आ रहा था, जिसमें दुस्वप्न देखने के बाद मुझे छोड़ देने की बात थी। मेरे माथा दरारों से इतना भर गया कि हाथों की रेखाओं की तरह जाहिर होने लगा। इस लम्हे में मेरा तर्जुमा घबराहट में हुआ था, लेकिन मैंने तय किया कि मैं तुमसे झूठ बोल दूंगा, लेकिन कब तक? और वह भी उस दुस्वप्न को जिसे दूसरी बार देख रहा था। मैं खुद को लेकर बेयकीनी हो रहा था कि जिंदा करने जैसी कोई बात होती भी है या नहीं। मैं संशय और यकीन के पाटों में पिस रहा था कि तभी उसका फोन आया। उसने एक सुंदर सपना देखा था और इतनी खुश थी कि साइकिल चलाते हुए फोन पर मुझसे बातें कर रही थी और मुझसे कह रही थी कि मैं 10 मिनट में घाट पहुंच जाऊंगी, यानी सरस्वती घाट पहुंच जाऊंगी, झूसी से बहराना 10 मिनट में। मैंने उसकी स्पीड के बारे में सोचते हुए कहा कि साइकिल की चैन उतर जाएगी, या मेरी साइकिल है, तुम आओ आराम से। और उसने फ़ोन कट कर दिया। मैं गया तो वह घाट पर उंगलियों से मेरे इंतजार में कोई चित्र बना रही थी। इसी घाट की बात हो रही है। मेरे पहुंचते ही वह सपने की बात बताने लगी। मैंने उसके चेहरे से फिसलता हुआ इतना नमक कभी नहीं देखा था
उसके ज़बी से जहाँ ए दर्द बेपर्दा हो रही थी और लताफत के रंग चढ़ रहे थे। इसी झोंक में मैंने भी अपना दुस्वप्न बताना शुरू किया कि अचानक वो चीख उठी, तुम जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। यही चीख इतनी विकराल थी मानो त्रेता युग के धनुष टूटने की आवाज़ ही उसकी मुकाबिल हो सकती थी। पूरे शहर का मुँह सरस्वती घाट की तरफ हो गया। हकलाते हुए जितना झूठा बोला जा सकता था मैंने बोला। मैंने कोई दुस्वप्न नहीं देखा था, वो तो तुम्हें चिढ़ाने के लिए कहा था। झूठ में जितना हंसने की कोशिश की जा सकती है उससे कहीं ज़्यादा मैंने हंसने की कोशिश की। लेकिन वह मुझसे प्रेम करती थी और मैं उस पर मरता था। लेकिन वह मुझसे प्रेम करती थी, मैं उस पर मरता था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, खाओ कसम मेरी, खाओ कसम मेरी। वह पहली बार कसम खिला रही थी। पहली बार मैं जिंदा करने की बात पर संशय कर रहा था। मैंने कहा, कुछ तो रहम करो कि 1 साल बाद मैंने दुस्वप्न देखा है, कुछ सालों में आदत छूट जाएगी। उसने कहा, तुम जाओ, और वह अपनी साइकिल की तरफ बढ़ गई। मैंने कहा कि मैं तुम्हें एक बार और चूमना चाहता हूँ। वह उसी रफ्तार से मुड़ी और मुझसे पूछा, मैंने क्या कहा तुमसे? मैंने बिना हकलाए कहा, तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? हाँ तो जाओ। मुझे गुस्सा आना था। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, यहीं खड़ा रहूँगा। वह बिना कुछ बोले चली गई। वह बिना कुछ बोले इस घाट से चली गई। मैं उसके पीछे दौड़ता दौड़ता जा रहा था और ऐसा कुछ कहता जा रहा था कि वह तिलमिला के रुके। बात सुने मेरी। मुझे याद है मैंने उसके पीछे भागते हुए कहा था, जिसे तुम सुंदर सपना कह के मुझे सुना गई हो वह सुराखों से भरा हुआ है। मैं तुम्हारे सारे दुस्सपनों को जानता हूँ। लेकिन वह 10 मिनट में झूसी से सरस्वती घाट पहुँची थी। उसे ओझल होते हुए देर ना लगी। अभी भीड़ मुझसे मुखातिब थी लेकिन लड़की नहीं थी। भीड़ ने लड़की की आवाज़ सुनी थी। मेरे पास लड़की की आवाज़ है। इस जुर्म में मुझे तड़ी पार कर दिया गया। मुझे शहर से बाहर पत्थर तोड़ने का काम दिया गया। यह काम मुझे तब तक करना था जब तक कि पत्थर को तोड़ते 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 देवताओं की मूर्ति बनाना ना सीख जाऊं। मैंने मूर्ति को आकार देना शुरू किया तो मुझे सुंदर सपने आने लगे, लेकिन मैं उससे दूर होता और बार बार उसकी मूर्ति बना देता। संस्कारों के संविधान में यह जुर्म था और मेरी सज़ा बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब मैं उसके माथे की बिंदी बना रहा था तो संस्कारों की सत्ता से लहूलुहान, लेकिन उसके भीतर तक स्वीकारता उसके दलदल में फंसा जो कि खुद को कलावंत कहता था। उसने मेरे पास आकर कहा, तुम्हें अफसोस नहीं होता कि तुमसे देवताओं की मूर्तियां नहीं बन रही? उसकी मूर्ति बनाने में डूबा हुआ है। मैं इस अफसोस पर क्या कहता जबकि मैं सुंदर सुंदर सपने देख रहा था। या तो मेरी मंजिल होनी थी। उसने मुझे दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, तुम मेरी मूर्ति बना दो, मैं तुम्हें सज़ा से मुक्त करा दूंगा। मुझे उसकी बात मज़ेदार लगी, इसलिए नहीं कि वो मुझको सज़ा से मुक्त करा सकता, इसलिए कि कोई होता है जो सज़ा से मुक्ति दिलाने के एवज में अपनी मूर्तियाँ बनवाता है फिरता है। क्या हुआ कि मैं अपनी सज़ा के बारे में सोचने लगा और बिंदी बनाने के बाद उसकी मूर्ति के हाथों में तीर धनुष पकड़ा दिया और बरी हो गया। लेकिन शहर में हुआ थी और उसके होने का संस्कारों का सब कुछ दांव पर लगा रहता था। इसलिए शहर में प्रवेश करने से पहले यह अफवाह फैला दी गई कि मैं सज़ा काटते हुए संस्कारों के साथ छेड़छाड़ की कि जो मूर्ति मैंने बनाई है वह किसी देवी देवता की नहीं है, मेरी प्रेमिका की है, कि उसने मुझे छोड़ दिया, कि अब तो वह बात पुरानी हो गई, कि अब तो उसने मुझे छोड़ दिया, कि वह बात पुरानी हो गई। इलाहाबाद का नाम भी बदल गया कि इलाहाबाद में मेरा जाना अपनी हत्या की दावत देना है। मैं भयभीत हुआ और इतना कि मैं भूल गया कि जिंदा करने जैसी बातों पर मेरा पूरा यकीन था। लेकिन एक सच मुझ में विलग नहीं सकता था कि मैं अपनी सज़ा के दौरान उसकी मूर्तियां बनाते हुए कई सुंदर सपने देखे थे। मैं उसे अपने सुंदर सपने बताकर अपने बीच आए दुस्सपनों से मुक्ति चाहता था, इसलिए इलाहाबाद के रास्ते चल दिया।
लेकिन शहर में दाखिल होते हुए मैं क्या देखा हूँ, शहर के चौराहे पर स्क्रीन लगे हुए हैं जिसमें संस्कारी दस्ते के जय बोलने वाली फिल्में चल रही हैं। लोग जगह जगह जोड़ों को मार रहे हैं, उन्हें नंगा कर रहे हैं, उनकी इज्जत लूट रहे हैं, उसकी गर्दन उतार रहे हैं और उसकी संस्कारी हत्यारों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। मैं स्क्रीन से ध्यान हटाता हूँ तो दीवारों पर चिपके पोस्टरों पर मेरा ध्यान जाता है। मैं जगह जगह पर मेरे पोस्टरों लगे हुए थे। उन पोस्टरों पर मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ लेने पर इनामी की राशि घोषणा की है। यह कैसे हो गया? और इतनी कम कीमत मेरी हत्या के लिए? मैं आंखें मलते हुए खुद को चिकोटी काटते हुए इतला किया कि कहीं मैं किसी दुस्सपने में तो नहीं फंस गया। नहीं यार, तो कोई दुस्सपने नहीं था। मैं अपने शहर में छिपने की जगह देखने के लिए भागा तो एक गली में देखता हूँ कि पूरी गली मेरी गुमशुदगी के पोस्टरों से भरी हुई है, जहाँ मेरे दोस्तों ने मुझे खोज लेने के एवज में मुँह मांगी कीमत देने की बात कही है। मैंने जी भर के सांस ली। मैंने महसूस किया कि यह एक सुंदर सपना था, मैं देख सकता था। लेकिन तभी मैंने उसका नाम से छपा हुआ पोस्टर पढ़ा। उसने भी मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर इनाम की घोषणा की थी, लेकिन उसकी इनामी राशि बहुत ज़्यादा थी। इस एक पल में मैंने महसूस किया कि उसके पास मेरी जान की कीमत तो थी, लेकिन इतनी ज़्यादा कि सबके लिए स्वीकारना और पचाना मुश्किल था। लेकिन भागते हुए भूत की लंगोटी ही सही, एक मुहावरा से गौर कीजिएगा, भूत की लंगोटी ही सही। मुहावरे के पेबस पर हमारा समय उसकी इनामी राशि को झूठ मानते हुए भी यह मानेगा कि कुछ तो मिलेगा ही। लड़की से इनाम समय के हथियारे से मेरे पीछे पड़ गए। कोई कह रहा था कि तुम सरस्वती घाट तक पहुंचते ही मार दी जाओगे, कि तुम अपनी आखिरी इच्छा बता दो कि तुम्हारी प्रेमिका की तुम्हें मार देगी, कि तुमने क्यों बनाई उसकी मूर्ति, कि तुमने उसका छोड़ना क्यों स्वीकार नहीं किया। मैं उन सबको झटक कर वहाँ से भागते हुए एक साइबर कैफ़े में छिप जाता हूँ और अपना फेसबुक अकाउंट खोलता हूँ। मैं हैरान हो रहा हूँ कि उसके साथ की बहुतरी लड़कियाँ सरस्वती दस्तों के पोस्टों पर शर्म लिहाज और अपनी संस्कृति संस्कार के लिए माथा पीटती हुई उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। मुझे लगा मैं अभी दम तोड़ दूंगा। जैसा कि होता है, टूटते हुए दम के साथ हम कुछ पकड़ना चाहते हैं ताकि निकलती हुई सांसें की लौटने की चाह और उम्मीद एक बार उमड़ आए। मैं उसकी वाल पर गया, लेकिन वहाँ मेरी खींची हुई तस्वीर के अलावा कुछ नहीं था। वे सारी तस्वीरें गायब थी जिसमें हम साथ थे। मैं उसकी उस दोस्त की वाल पर गया जिसे उसने मुझसे मिलवाया था। उसने अपनी पोस्ट में लिखा था, फतवे जारी करते हुए पोस्टर जिंदा करने के सारे यकीन तो दफना रहे। प्रेम पर यकीन ना भी हो तो मनुष्यता पे यकीन पर यही ज़िंदगी दाव पर लगाई जा सकती। हम अपनी ज़िंदगी दाव पर नहीं लगा सकते तो कम से कम उसके विरुद्ध तो नहीं हो सकते जिसे जिंदा करने पर यकीन है। यह ऐसा यकीन था कि मुझ में जिंदा करने वाली बात घर कर गई, जिसे मैं संस्कारी दस्तों के तांडव इलाहाबाद का नाम नक्शा बदलने और इसके दीवारों पर अपने लिए घोषित इनामी राशि देकर भूल गया था। लेकिन उसकी दोस्त की पोस्ट पर संस्कारी दस्तों के लड़के लड़कियों की लाइक देखकर संशय से भर गया कि सच में यह सारा खेल मुझे मारने के लिए चल रहा है। मैंने अपनी टूटती हुई सांसों को महसूस करते हुए सोचा कि उसे क्या ज़रूरत थी यह सब करने की। दुस्वप्न ही तो मेरा सच नहीं था। वह मुझे मारना चाहेगी और मैं सांस ले पाऊंगा। संशयों और यकीनों के बीच यह पल ऐसा होता जा रहा था कि आंखें भरती जा रही थी और दिल हल्का होता जा रहा था। मैं फिर से उसकी फेसबुक वॉल पर था। अपनी खींची हुई तस्वीर को देखते हुए मैंने पाया कि टूटती सांसों की भी एक लय होती। मैं इस लय के साथ अपना सुर मिलाने लगा कि उसकी वॉल पर एक नई तस्वीर चमकी। मैंने सुर को छोड़कर अपनी आंखों को पोंछा। तस्वीर में एक जोड़ा एक चुंबक के नीचे चुंब नरत
था, जिसके अहाते में अक्टूबर की झनकती हुई धूप थी। एक ऐसी चुप्पी थी कि मानो कहीं कुछ हो गया हो। ऐसा लगता था कि वे अपनी साइकिल से उतरकर पहला काम एक दूसरे को चूमने का कर रहे हैं कि कहीं यह छूट ना जाए। मैंने देखा कि इस तस्वीर को शेयर करने की टाइमिंग जस्ट ना हुई थी और प्लेस था सरस्वती घाट। मुझे एहसास हुआ कि मेरा दुस्वप्न उसके लिए क्यों तोड़ देने वाला होता था। मैं बिना दम लिए सरस्वती घाट जाने को था कि तभी मेरे इनक बॉक्स में एक मैसेज आया, यह सब उसकी चाल है। फिर देखते देखते मेरा इनक बॉक्स गुड बाय अलविदा से भरने लगा। मुझे लगा नहीं कि मैं पागल हो रहा था, मुझे पागल किया जा रहा था। मैं चाहता था कि मैं अभी मर जाऊं। फिर किस डर से मैं सरस्वती घाट जाने में संशय से भर रहा था, सिर्फ इसलिए कि मैं उसके हाथों मरना नहीं चाहता था। मैंने फिर से वह पेंटिंग देखी जिसे शेयर करते हुए 10 मिनट हो गया। अचानक से मुझे लगा कि वह 10 मिनट से संस्कारी दस्तों के बीच गिरी हुई हो। मैंने दम भर सांस ली और उसके द्वारा शेयर की हुई उस पेंटिंग को शेयर करते हुए अपडेट किया। जो होते होते रह गए वो चुंबन याद रखना। और फिर सरस्वती घाट की तरफ बढ़ गया, जहाँ वे हैं जहाँ तुम हो। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कैसे हम तीनों दोस्त मिलकर एक इलाहाबाद पर शेषनाथ पांडे द्वारा लिखित सरस्वती घाट पर एक कहानी लिखी गई है, जिसे हम तीनों साथियों ने मिलकर इस पार्ट को पूरा किया। और काफ़ी अच्छा लगा पढ़कर, क्योंकि जब उस घाट पर जाते हैं हम लोग और उस जगह पर जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है पढ़कर। तो अभी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और साहित्य से जुड़ें और इलाहाबाद पर भी एक कविता पढ़ें। और मेरे आतिफ भाई इस कविता के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं और मैं सभी दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इतनी देर तक बने रहे। और मैं शेषनाथ पांडे से माफ़ी मांगना चाहता हूं, अगर कोई भी गलती हमसे हो गई तो कृपया माफ़ करें। और आतिफ भाई मेरे कुछ बोलना चाहते हैं, ज़रूर बोलिए आतिफ। इसमें एक मुहावरा आया है, भूत की लंगोटी ही सही। अब इसका मतलब मुझे भी नहीं पता, अगर आप लोगों को पता हो तो शायद कमेंट करिए, मुझे भी जानकारी हो जाएगी। एक बेहतरीन कहानी है जो कि सरस्वती घाट पर आकर के एक लड़का लड़की का मिलना, इसमें बदल जाना, बदलने के बाद बातें होना, अनबन होना, फिर वहाँ से रिश्ता टूट जाना। बस इसी पे कहानी है, एक बेहतरीन है। अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, एंजॉय ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोगों ने एक ऐसी कहानी पढ़ने की कोशिश किया जिसके बारे में आज की युवा जो कि काफ़ी प्रेम प्रसंग में पढ़ते हैं, तो उन युवाओं के अलावा और जो हिंदी साहित्य से रुचि रखते हैं, हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं, वो इस बुक को ज़रूर पढ़ें और प्रेम के बारे में बताएं कि क्या आपका ख्याल है। और इस बुक के बारे में पढ़कर फिर कमेंट्स कीजिएगा कि कैसा लगा ये कहानी। और हमारे रवि भाई की जो चैनल है रवि इन्फो वीडियोज़, इस पर शेयर कमेंट्स करते रहिए और आप लोग हेल्प करते रहिए कि ऐसा ही कंटेंट हम लोग देते रहें। और कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट्स में। तो फिर से हम आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग वीडियो ज़रूर देखें। और इसी वीडियो के साथ, इसी शब्द के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।